ये समझते हैं कि दियामर बाशा डैम जो है वो एक ही किसी इलाके में बन रहा है। दियामिर एक अलग ज़िला है जो गिलगित बल्तिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह बाशा जो है वो KPK का इलाका है। और ये जो डैम बन रहा है इसका जितना भी पानी स्टोर होगा वो होगा दियामर की हदूद में, और जबकि जो बिजली घर बनेंगे वो बनेंगे बाशा की हदूद में। दियामर बाशा डैम का मंसूबा है, इसमें 31 गांव जो हैं, आबादियां, बड़ी आबादियां जो हैं वो इसकी ज़द में आएंगी। तकरीबन 4100 से ज़ायद घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएंगे वो, और उसके साथ साथ तकरीबन 35,000 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस डैम की वजह से मुतासिर हो रहे हैं। और फिर जो आबा व अजदाद की कब्रें हैं उन लोगों की वो ज़ेर आब आ रही हैं, ज़र्री अराज़ी ज़ेर आब आ रही है, बंजर ज़मीनें जो हैं वो ज़ेर आब आ रही हैं। हम सैदी से यहाँ बशिंदा है, यहाँ के हैं, हमारा दादा परदादा जो भी है सब यहाँ से पैदाइश है, यहाँ का हम मतलब अल्लाह ताला ने मालिक किया। हमने खुशी से पाकिस्तान को डैम छोड़ दिया, अपने भाई को डैम छोड़ दिया। पाकिस्तानी हमारा भाई है, हमने खुद उसको मतलब तस्लीम किया और डैम छोड़ दिया। हम घर से निकला, हम बेघर हो गया, माजिर हो गया। अब हमारा ऊपर यही इंतज़ाम लगाया, इंतज़ाम वाला वाबड़ा वाला ने हमारा 1 रुपए के बजाय 5 आने नहीं देता है। मेरा नाम फिदाउल्लाह है। मैं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर कर चुका हूँ। मेरा ताल्लुक़ थोर से है। इस इलाके की थोर की जो आबादी है वो लगभग 30,000 के करीब आबादी है। लोगों का ज़रिया माश जो डाउन कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हैं या दीगर जो सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं वो नहीं है। यहाँ पर जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, जो ज़रिया माश है थोर में, वो खेती बाड़ी है, जंगलात जो हमारे कौमी जंगलात हैं वो है। इसके अलावा जो माल मवेशी यहाँ थोर में पाले जाते हैं घरों के अंदर, वो ज़रिया माश है। ये जो डैम बुनियादी तौर पर दियामिर बाशा डैम जो बन रहा है, इसका जो बंद बांधा जाएगा, जहाँ पर तामीर होगी, कंस्ट्रक्शन होगी, वो मुकम्मल तौर पर इस गांव में थोर में ही बन जाएगा। मेरा नाम अख्तर मुनीर है और मैं यहाँ थोर का बाशिंदा हूँ। यहाँ पे जो डैम बन रही है उसका फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ से है, और ये KPK और GB के फर्स्ट बाउंड्री हमारी यहाँ से स्टार्ट है। तो शुरू में यहाँ वापडा वाले आए और इंतज़ामिया आए, बोला कि भाई यहाँ डैम बना रहे हैं जो पाकिस्तान को बिजली की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे लोगों के साथ उन्होंने बात की, तो जब हमारे लोगों ने इनको डैम बनाने के हवाले से ओके किया और बनाने की इजाज़त दे दी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप डैम बनाओगे तो आपको तमाम तर मराहत मिलेंगे, तमाम तर फैसिलिटीज़ मिलेंगे, और तमाम तर जो आपके यहाँ से भी बेहतर जगह आपको बना कर देंगे। यहाँ पे स्कूल होगी, कॉलेज होगी, यूनिवर्सिटी होगी, आपको रोड होगा, दुनिया के लोग बाहर से यहाँ आएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, किसी किस्म की आपको परेशानी और तकल्लुफ़ नहीं होगी, और यहाँ की गुर्बत से ये लोग निकल जाएंगे। तो हमारे लोगों ने कहा चलो ठीक है, आप डैम बनाओ, पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो पाकिस्तान के हम रहने वाले हैं, हम पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर करने वाले वो लोग हैं। तो डैम बनाने की इजाज़त दी। तब उनके साथ एक मुआहदा हमारा हुआ कि भाई आबाद ज़मीन जो है, यहाँ की जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है जो सदियों से आबाद है, उस ज़मीन की रेट 8 लाख रुपए, और जो पानी के नीचे पानी है यानी जो आबाद ज़मीन नहीं किया उसका रेट 2,59,000 रुपये, और इसके ऊपर जो हमारे माल मवेशी जो रहती हैं जिसको हम चरागाह कहते हैं, और तीसरा उसका भी बोला 1 लाख रुपए के हिसाब से उस ज़मीन को भी शामिल करके ये 3 किस्म ज़मीनों को हम आपको पेमेंट देंगे। और दूसरा ऑप्शन ये बोला कि यहाँ पे आपके घर बने हुए फटे पुराने सदियों के पुराने घर बने हैं, इसके एवज़ में हम आपको 1 कनाल का अच्छा प्लाट जहाँ पे रोड, बिजली, पानी सारी सहूलत मौजूद होगी,
एक कनाल का प्लाट फी चोले के हिसाब से आपको देंगे। और दूसरा जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए, यानी आप खेती बाड़ी वाले लोग हैं, उस खेती बाड़ी के लिए 3 कनाल की ज़मीन वो भी देंगे। हमने बोला ठीक है बना लें। तो जब पेमेंटें स्टार्ट हो गई तो उन्होंने शुरू में हमारा इस थोर नाले का जो अवार्ड बना था 5 अरब 59 करोड़ रुपए, जो असल मुआवजा था 5 अरब 59 करोड़ रुपए। जब उन्होंने फिर गपला करके किसने खाया है, किसने हड़प लिया है, हमें मिला है 2 अरब 59 करोड़ रुपए। 2 अरब रुपए बीच में से जो बना अवार्ड से कम करके हमें मुआवजा दिया है। वो किस ज़मीन का? वो इस ज़मीन का दिया है कि जो आबाद ज़मीन था उसको बंजर में ला कर दिया है, जो बंजर ज़मीन था उसको चरागाह की ज़मीन में लाकर हमें ये मुआवजा कम करके हमें दे दिया है। तो उस वक़्त हमने चेक लेने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने बोला आप इत्तिजाजन ले लें, चेक ले लें, वरना तुरबले की तरह आपका ज़मीन भी जाएगा, डैम भी बनेगा, क्योंकि पहले लिख चुके हैं। तो हमारे यहाँ तालीम कम होने की वजह से हमारे लोगों के पास ये खौफ और हिरासत पैदा हुआ कि बोला कि भाई हम अपने पैसे लेंगे। तो हमने वो मुआवजा तो ले लिया, लेकिन वो आटे में नमक की मकदार भी नहीं था। आप यकीन मानिए कि इसका भी मतलब ज़रख़ेज़ पेमेंट्स हमें नहीं मिले हैं। हमें शदीद रिजर्वेशंस हैं इस पूरे प्रोसेस के ऊपर। हम ये नहीं चाहते हैं कि डैम ना बने, बिल्कुल चाहते हैं डैम बने। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, हम बड़ा सराहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मतलब इस के ऊपर कहा तो वेल एंड गुड, बना ले डैम, हम आज भी तैयार हैं। लेकिन खुदारा कि हमारे मतलब जो मुश्किलात हैं, हमारे साथ जो जुल्म हुए हैं, उसका भी तो कोई नोटिस ले, उससे भी तो पूछे। हमारी मतलब लाशें गिरी हैं इसके लिए। हमारे अपनी ज़मीनों के रेट्स हमें पूरे नहीं मिले हैं। लेफ़्ट ओवर अवार्ड अभी पड़ा हुआ है और आज तक कोई भी अवार्ड बना है पेमेंट्स के, वो हमारे मौजूदगी में नहीं बना है। मुझे खुद नहीं पता है कि मेरी ज़मीन कितनी वो हुई है। वो पैमाइश किए हैं, खुद आए हैं, पैमाइश किए हैं और हमें ज़बरदस्ती चेक पकड़ा दिए हैं, भाई आपकी ज़मीन ये है। ये बदकिस्मती है कि जब भी हुकूमतें वफाक में बदलती रही हैं, उन्होंने इस मंसूबे के साथ एक अजीब किस्म का सलूक किया है। पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इसका इफ्तिताह हुआ, उन्होंने एक काम शुरू किया, लोगों से उस दौर में ज़मीनें ख़रीदी गई। फिर पीपल पार्टी के दौर हुकूमत में 2 वज़ीर आज़म आए, उन दोनों ने भी इस मंसूबे का इफ्तिताह किया। और फिर लोगों के साथ अब तक तकरीबन 3 मुआहदे हो चुके हैं मुतासरीन के साथ। पुरतशद्दुद हंगामे हुए, हलाकतें हुई, जलाओ घेराव हुआ, फिर एक नया मुआहिदा किया गया और मुआहिदे दर मुआहिदे होते रहे, लेकिन लोगों के मुतालिबात जो हैं वो हल होते हुए अब तक सामने नहीं आए। फिर ये भी बताया गया कि जो डैम के लिए ज़मीनों की ख़रीदारी का अमल था, उसके अंदर भी घपलों की शिकायत आई कि बंजर अराज़ी को जो है वो ज़री अराज़ी दिखा के ज़्यादा पैसे जो है कौमी ख़जाने को चूना लगाया गया, या जहाँ 8 कनाल ज़मीन किसी की जा रही थी तो उसको 16 कनाल ज़ाहिर किया गया। तो इस तरह से बहुत सी शिकायत भी हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है, और जो मुतासरीन के ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको बहुत ज़्यादा तरजीह बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत थी। लेकिन शायद हमारे जो हुक्मरान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने उस मसले को इस तरह सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हालात इस नहज पर पहुँचे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे ज़मीन मौजूद हैं, इस वक्त भी मौजूद हैं, जिनके आज तक खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा मतलब ज़ाती कोई मामला नहीं है, खुदा की कसम हमें अपने ज़ाती ज़मीनों के पैसे आज तक नहीं मिले। हमारे घर में अलग भाई भी होते हैं, उसके बेटे भी अलग होते हैं, अलग अलग हम बांटे हुए लोग हैं, अपने अपने घर में रहते हैं। तो उन्होंने बोला जो भी छत है कि हम एक में लाते हैं, फिर आपको तकसीम करके डिवाइस करके आप पर अपना चोला आपके नाम पर करेंगे। तो इस हिसाब से ये बात करके उन्होंने बाद में वो चोले जितने भी छत के नीचे थे पूरा ख़ानदान को मिलाकर एक चोले में शो किया है। वो बिल्कुल नामुनासिब है, बिल्कुल नामुनासिब। पूरा एक ख़ानदान को या पूरा एक घर को मिलाकर एक चोले में शो करें तो क्या वो कहीं जाकर एक कनाल में रह सकते हैं? यहाँ 15 कनाल 20 कनाल में जो घर बना हुआ है, उन लोगों को एक कनाल में डाल दिया इन लोगों ने। ये जो मुतासरीन को ये कहा जा रहा है कि जी आपने मुआवजा लिया है, आप अभी ये इलाका खाली कर दें, ये गैर मुनासिब बात है, क्योंकि अभी तो डैम के मंसूबे पर अमलन काम शुरू नहीं हुआ है।
अभी जब डैम बनेगा, उसमें पानी स्टोर होना शुरू होगा, तो ये लोग खुद ब खुद निकल के चले जाएंगे। आपको कहने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। जब जैसे जैसे पानी आता जाएगा, ये लोग खुद नकल मकानी कर जाएंगे, मजबूर भी होकर करेंगे। उसके लिए आपको कोई फोर्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सालों साल पहले आप लोगों से ये कहें कि जी आप अपना घर खाली करें, आप चले जाएँ, तो मेरे ख्याल में ये क़ब्ल अज़ वक्त है। आमिर बादशाह डैम के हवाले से, क्योंकि इस डैम के जद में हमारे कई स्कूल, कई हॉस्पिटल, कई कॉलेज, कई जो है वो सरकारी इदारे भी आ रहे हैं, जिसका हमने कंपनसेशन नहीं लिया। हमने यही एग्रीमेंट किया कि यही आप हमें बना के दो, हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप देख लें कि वो बनाना आज शुरू करेंगे तो 4 साल बाद जाके वो कंप्लीट होंगे, तो अभी तक वो शुरू ही नहीं हुए, तो मतलब अगले 4 साल में वहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, तैयार नहीं होगा। अभी बात यह है दरअसल कि वो हुकूमत को सोचना था, उन्होंने सर्वे किया था कि यहाँ की आबादी कितनी है, यहाँ से नकल मकानी कितने लोग करेंगे, वो हिसाब उन्होंने करना था। 1300 कनाल का प्लाट चिलास में उन्होंने तैयार किया है। 1300 कनाल, 1300 प्लाट तैयार है, जो कनाल का प्लाट है। अभी वो बता रहे हैं कि यहाँ लोग पूरे नहीं बच सकते हैं, आप चक्री जाएं, चक्री में 50,000 का कनाल भी नहीं है। चक्री इस्लामाबाद से जो एंड पे जो है चक्री का नाम बता रहे हैं, आप उधर शिफ्ट हो जाएं, उधर हमें क्या दोगे आप? कुछ भी नहीं भाई, या वहाँ ज़मीन ले लो या ये 13 लाख और 17 लाख पैसे ले लो, यहाँ से नसो। डैम तो हमारे सीनों के ऊपर वो बन रहा है, और उसमें अब हरपन दास के अंदर वो कभी ये ड्रामा रचाया जा रहा है कि वो प्लाट्स कम पड़ रहे हैं, कभी ज़मीन कम पड़ रही है, कभी वो थकदास का इशू वो सामने लेकर आते हैं, कह रहे हैं कि चक्री ले, क्यों जाएं हम चक्री, क्यों जाएं हम चक्री, नहीं जाएंगे। हमने कुर्बानी इसलिए तो नहीं दी है कि आप हमारी सकाफत के साथ भी खिलवाड़ करें, आप हमारी आइडेंटिटी को भी आप मसख करने चलें। नहीं सर, ऐसा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, डैम बनाने की इजाज़त दी, लेकिन अब हमें ज़्यादा मतलब डिस्पर्स ना किया जाए। अपनी पहचान पाकिस्तान के अंदर, हमारी जो पहचान है, यहाँ की सकाफत है, यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, पूरे वैली में एक दूसरे के गम खुशी में हम शरीक होते हैं। इस तरह ज़िंदगी गुजारते आए हुए लोग हैं। कल को आप हमें बता रहे हैं कि कोई चक्री में डालेंगे, कोई यहाँ रहेंगे, कोई कहाँ रहेंगे। हम टुकड़े टुकड़े में होना नहीं चाहते हैं। हमारा जो हक है वो हमें मिले, उसमें चाहे हम जिस तरीके से बसें, बस जाएं। देखें, एक तो ये बात उनकी सही है कि कोई ऐसा ऑफिशियल एग्रीमेंट मुतासरीन के साथ नहीं है कि उनको गिलगित बल्तिस्तान के अलावा कहीं ले जाके आबाद किया जाएगा। ये चूँकि आबादकारी में बहुत ताख़ीर हो गई वापडा की तरफ से, जिसके बाद कुछ लोगों ने यही कहा कि चलें भाई यहाँ नहीं हो सकता है तो हमें कहीं और करें, लेकिन वो एक बातचीत चल रही है, वो बाज़ाब्ता कोई मुआहदा नहीं हुआ। इस पर हम कोशिश करें कंसेंसस वगैरह हो। हमें आज भी फ़ख्र है, हमने खुद आज़ादी हासिल की, गोरों से शिकस्त दी, गोरों को हमने खुद ही इल्हाक पाकिस्तान की, आज भी हमें फ़ख्र है। लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी नहीं हैं, हमारे पास और दीगर सोर्सेज भी नहीं हैं। हमने तो खुद ही मतलब आप लोगों की हाँ में हाँ मिला दी, तो खुदारा हमारे पास तो वो ऑप्शंस भी मौजूद नहीं है कि हमारी असम्बली में कोई आवाज़ हमारी उठाए और दीगर इदारों में हमारे आवाज़ उठाए। हम दो चीज़ें चाहते हैं वफाक से, एक तो रियलिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, दूसरा रीसेटलमेंट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बाकी तो आपके सूबे जो है जहाँ पे आप डैम बनाना चाहते हैं, वो तो कहते हैं हम इसको बम से उड़ा देंगे। हम ऐसी बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि हमारा पूरा हक हमें दो, हमारी सेटलमेंट करो, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उसको शुरू करो। आप नहीं कर सकते हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसा दो, हम करेंगे। उन्होंने बोलते हैं अभी निकल जाओ, जल्दी जल्दी ये पैसे ले लो, निकलो, नहीं तो ये डैम तो बनना है। आप डैम के खिलाफ बोल रहे हैं, हम डैम के खिलाफ नहीं है। हमने पाकिस्तान अपना मुल्क पाकिस्तान को रात के अंधेरों से और दिन की तपती हुई गर्मी से निकालने के लिए अपने आबा व अजदाद की कब्रें, अपनी ज़मीनें, अपने घर, अपनी मसाजिद सब कुछ कुर्बान किया है। हम डैम के किसी किस्म के खिलाफ नहीं है, हम मुआहदे के खिलाफ हैं। जो मुआहदा हमारे साथ किया था वो मुआहदा हमें पूरा मिले, हम डैम छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
कमज़ोरी ये है कि मज़दूर अपना जानी नुकसान, माली नुकसान मज़दूर कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है महकमा है या हमारी गवर्नमेंट है वो तवज्जो नहीं दे रही कि मज़दूर जो है हमें इतने यहाँ से यानी कि वो प्रॉफिट दे रही है। अरबों रुपए का ठेका होता है पहाड़ियों का, सेल टैक्स जाता है। मज़दूर का सेफ्टी का सामान, उसका तहफ़्फ़ुज़, ये चीज़ें यहाँ मज़दूर को मुहैया नहीं है। तो मैं पहाड़ी मज़दूर ट्रेड यूनियन का सदर भी हूँ, मज़दूरी भी कर रहा हूँ, मज़दूरों की नुमाइंदगी भी कर रहा हूँ, सिर्फ इसीलिए कि शायद मज़दूरों का कुछ ना कुछ मज़दूरों का हो जाए। मेरा नाम मियां मोहम्मद रमज़ान आज़ाद है। मैं सन 2008 से जनरल सेक्रेटरी हूँ पहाड़ी मजदूर इत्तेहाद यूनियन CBA और पहाड़ी मजदूर ट्रेड यूनियन CBA का। वर्कर की तादाद इस वक्त हमारी जो है वो 10 से 15 हज़ार तक है पहाड़ी वर्कर की। इसके अलावा जो है तकरीबन 50,000 ख़ानदान जो है यहाँ पर इसी पहाड़ियों से वाबस्ता है। कोई क्रैशर का काम करता है, कोई लोडर चलाता है, कोई मिस्त्री का है। मतलब ये 50,000 ख़ानदानों को यहाँ पर, और पूरे पाकिस्तान में आपकी जनाब बिल्डिंग लेबर है, कंस्ट्रक्शन की, फिर रोड की लेबर है, बहुत सारे ख़ानदानों को ये तकरीबन आधा पंजाब यहाँ से वो रोज़ी कमा रहा है। सर चश्मा ये है पहाड़ी मजदूर। मजदूर हमारा बेरोज़गार है तरक्याती काम ना होने की वजह से। और दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा इशू यही है कि काम तरक्याती काम हो तो हमारा मजदूर भी खुशहाल हो। अब जब तरक्याती काम ही नहीं है, फंड ही नहीं हुकूमत जारी कर रही, तो मजदूर तो भूखा मरेगा। इसके साथ सिर्फ हमारा मजदूर ही नहीं है, ये असरात पूरे हमारे मुल्क पे पड़ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी। मैं चक नंबर 126 जनूबी का रहायशी हूँ। तकरीबन 5 साल से मैं ये पहाड़ी का काम कर रहा हूँ। बहुत गर्द-आलूद होता है ये इलाका। अक्सर बच्चे और बड़े बहुत बीमार हो जाते हैं। इनसे जो गर्द-आलूदगी है ये, इससे सांस में बहुत मसला आता है, काफ़ी मुश्किलात हैं, ऐसी बहुत बीमारी फैलती है इधर। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत होती है, लेकिन इतना मुआवजा नहीं मिलता है जितनी हम मेहनत करते हैं। सुबह से आते हैं, शाम 6 बजे हम वापस जाते हैं। सारा दिन हमारा इधर ही गुजर जाता है। बहुत जो है ना सख्त काम है ये। बस क्या करें, कोई मुलाजमत नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। बस यही एक हुनर सीखा है, यही कर रहे हैं। तकरीबन अरसा है 5-10 साल से इधर लगे हुए हैं। बस यही हुनर है, कोई नहीं हमारे पास। अब हुनर करें या बच्चों का पेट पालें। यहाँ पर जो काम है ये पीस रेट पे है, तनख्वाह नहीं है मजदूर की। पीस रेट का मतलब है कि 750 रुपया पर ट्राली 200 क्यूबिक फुट। ये इनका तमाम अखराजात मजदूर ख़ुद करता है। एक उनका सरबराह होता है मेट, उसके ज़रिए सारे अखराजात करते हैं, बरूद का, बोर का, ब्लास्टिंग का, उसके बाद खुर्दोनोश का, जो भी है। हफ्ते के बाद उनका हिसाब होता है, जितनी उनकी इनकम होती है उसमें से वो ख़र्चा हफ्ते का कट जाता है, और जो बकाया बचते हैं उनके ऊपर डिवाइड हो जाते हैं पर डे के हिसाब से। अब जितने किसी की हाज़िरी होगी उस हिसाब के हिसाब उनकी मजदूरी बन जाएगी। महकमे वाले लीज होल्डर वो तकड़े हैं, मज़दूर माड़े हैं, इसलिए जो है मज़दूरों की यहाँ पे बात नहीं सुनी जाती। मज़दूरों से माल लेकर जाते हैं ज़्यादा, मजदूरी देते हैं कम। ये आग लगाने तक 3 शो बदलते हैं। पटाई वाला अलग होता है, जो पत्थर गिराता है लूज़, जो पत्थर उसने ब्लास्टिंग में लूज़ किया होता है वो पत्थर गिराने वाले अलग होते हैं। आग लगाने वाला अलग होता है, भरने वाला अलग होता है, बोर लगाने वाला अलग होता है। ये आप अपनी शिफ्ट के मुताबिक जब काम करते हैं तो फिर जब वो आग लगाने वाला होता है उसको पता होता है जी मेरे पास 20 सुरंग है, मेरे पास 25 है, 50 है, 50 सुरंग पे 50 आदमी होता है, 60 सुरंग पे 60 आदमी होता है, 70 सुरंग पे 70 आदमी होता है। ऐसे जैसे लाइन होती है, वो फिर जब आग लगाते हैं ना उनकी स्पीड होती है। उनको पता होता है कि इतने टाइम में हमें आग लगा देनी है, 1 मिनट में तो वो आग लगा देते हैं।
4 मिनट में वो अपनी सेफ्टी करके अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बैठना होता है। डेढ़ 2 किलोमीटर पत्थर की जो है रेंज है, इतनी दूर इसका ब्लास्टिंग का पत्थर जो है वो चला जाता है। इस वजह से, इस खतरे की वजह से फिर भागना पड़ता है। वैसे कई बार ऐसे भी होता है, गलत भी आग लग जाती है, अल्लाह ना करे, तो ऐसी सूरत में फिर मौत ही वाक़या होती है। दो में हमने कोशिश शुरू की स्कूल के लिए और हॉस्पिटल के लिए। 2008 में ये रकबा, पहले तो रकबा हमने ये लेना था सूबाई हुकूमत से, तो इसका केस लड़ते रहे। 2008 में हमने ये रकबा डिक्लेयर कराया। 2008 के बाद फिर हम तमीर के पीछे इसकी पड़े। 2009 में हमें 1 करोड़ रुपए का पहला फ़ंड जो है हॉस्पिटल के लिए रिलीज़ हुआ, और साथ ही फिर स्कूल का भी शुरू हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये दोनों चीज़ें ऑपरेशनल हैं। ये पत्थर का काम है, इसमें जितनी भी सेफ्टी कोई कर ले, जितनी भी सेफ्टी कोई कर ले, इसमें सेफ्टी नहीं हो सकती। पत्थर का क्या एतबार होता है सर? अभी लूज पूरी पहाड़ी को जब हम बोर लगाते हैं, उसको चलाते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, उसमें क्या पता चलता है कौन सा किस जगह में पत्थर रह जाता है। ऐसा पत्थर भी रह जाता है जो हवा के झोंके से भी उतर आता है। अभी ये हमारा हॉस्पिटल है, अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हम लोगों ने जद्दोजहद की है। अभी मेरा मरीज़ आपके सामने, मेरी खाट से आदमी आया आपके सामने, तो आप देख रहे हैं कि अगर ये ना होता तो हमें इस वक्त अपने जेब से पैसा लाना पड़ता, पता नहीं किस जगह पे हमें पहुंचना पड़ता। एक्सरे कराओ, ये करो, वो करो। फिर जब हम गरीब लोग होते हैं, हमारे पास तो इतना पैसा तो भी नहीं होता है कि एट अ टाइम हमारे पास 50,000 हो, 60,000 हो, 70,000 हो, लाख हो। 5-10 हज़ार वाली गेम होती है हमारी। तो हमारा ऐसा पेशेंट भी हो जाता है जिसके ऊपर हमारा एट अ टाइम 10 लाख रुपए भी हमें मांगते हैं। तो वहाँ अगर हमारे पास जरिया ना हो तो हम वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएं सर? फिर तो हम गरीब लोग गए ना, हमारा तो फिर तो हमें मरना ही है। मरने के सिवा तो और कोई चारा तो नहीं है। तड़फ कर मर जाए, जैसे भी मर जाए उसे फिर मरना है। लीज होल्डर वहाँ तक ही हमारे साथ तावन करते हैं जहाँ तक उनका बस होता है। जब उनका बस खत्म हो जाए तो वो भी हमें कहते हैं जी अब आप इसको घर ले जाएं, इसका आप घर में ही करें, बस अभी जो ज़िंदगी के दिन हैं वो ये गुजारता चलेगा। उसके बाद हम लीज वालों से क्या मांगे? अब कम अज़ कम 25 से 30 खाटें जो है ना ब्लॉकों में खाटें बंद पड़ी हैं, जिनमें हादसे हुए हैं। 3-3, 4-4 आदमी नीचे मजदूर मर गए, लेकिन वो महकमा मैन जो है वो अपना चला रहा है। गवर्नमेंट के कागज़ों में बंद पड़ी हैं, वैसे कार्रवाई चल रही है, खाटें चल रही हैं। उसमें नुकसान किसका है? मजदूरों का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है। मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, लूट के खा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। 10 साल 15 साल पहले की मैं बात करता हूँ, उस वक़्त पहाड़ थोड़े से आसान थे। अभी जो 10 या 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, अब पहाड़ डेंजरस पहाड़ आ रहा है, मुश्किल पहाड़ आ रहा है। हर तरफ से कटाई हो रहा है, ये तो मुश्किल बनता जाता है। पहले हमारा ये पहाड़ियों का ब्लॉक बड़े थे और टाइम पीरियड 5 साल था। जब पहाड़ियाँ क्लोज हुई, हुकूमत ने हमारे ऊपर ये जुल्म किया कि रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए इन ब्लॉकों को डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे ब्लॉक कर दिए। पहाड़ियाँ भी क्लोज हो चुकी थी और ब्लॉक भी छोटे अपना कर दिए। एक पहाड़ी जो है वो 4-4 ठेकेदारों में बांट दी। दूसरा ये है कि टाइम पीरियड 5 साल की बजाय 3 साल कर दिया।
जो पहाड़ी 5 करोड़ पे थी 5 साल के लिए, वो जनाब अब 3 साल के लिए जो है 50 करोड़ की, बल्कि 1 अरब 19 करोड़ रुपए एक पहाड़ी अभी नीलाम हुई है। अब जिसने 3 साल के लिए 1 अरब 19 करोड़ रुपया खर्च करना है तो वो तो दबाव डालेगा मजदूर के ऊपर कि हमें जनाब अली इसकी जनाब प्रोग्रेस दो। अब मजदूर के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो पहाड़ को एकदम अपना गिरा दे। वो फिर ये करते हैं कि नीचे से अंडर कट लगाते हैं। अंडर कट लगाने की वजह से पहाड़ जो है खुद गिरता है, जिसके नीचे आके मजदूरों की अमवात ज़्यादा होना शुरू हो गई। अब 2000 से लेके 2014 तक हमारे 224 मजदूर जो है शहीद हुए। 2015 से 2018 तक 3 साल में 126 मजदूर शहीद हुए। ये इतनी रेशो बढ़ी है। हादसात ऐसे होते हैं ना जी, जो ऊपर गए हैं रस्सों के ज़रिए काम कर रहे हैं, कहीं रस्सा टूट गया, कहीं से रस्सा टूट गया, कहीं से पैर स्लिप हो गया, या नीचे वो काम कर रहे हैं ऊपर से पत्थर आ गया, सर पे लग गया तो सर ज़ख्मी हो गया, अगर किसी बाजू पे लग गया तो बाजू ज़ाया हो गया, अगर ऊपर से गिर भी जाता है, जैसे ये अभी अस्पताल में आदमी पड़ा है, ये ऊपर से स्लिप हुआ, ऊपर से गिरा, नीचे आया, नीचे आते हुए जनाब इसकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो फ्रैक्चर हो गई। अभी अल्लाह मालिक है वो उठेगा या नहीं उठेगा, यानी कि ऊपर से काम कर रहे हैं। आपने हालात तो देखिए, यानी ख़तरनाक जगह से ख़तरनाक जगह पे जाके काम करते हैं। उनको जनाब ना बोरिंग करनी है ड्रिल के साथ, वो भी रस्सों के साथ करनी है, बेल्ट के सर पे करनी है। हेलमेट तो पहना होता है, हेलमेट तो होता है, लेकिन हेलमेट कितना पत्थर बर्दाश्त करेगा, हेलमेट को भी तोड़ देता है पत्थर। पहले तो हमारे हज़ारों की तादाद में इधर लोग होते थे, अब तो हमारे घटते आ रहे हैं, घटते ऐसे आ रहे हैं कि लोग डर गए। जो अभी नए लोग आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, वो भी आना शुरू हो गए थे। जब उन्होंने हादसे देखे तो वो डर गए। अभी वो जो पहले से हम लोग हैं, अभी मुझे 25 साल हो गए, मैं जब पहाड़ का काम करता हूँ, अभी मुझे और कोई काम मिलता भी नहीं। 2004 से हमारे डेथ ग्रांट के 88 केस सिर्फ सरगोदा रीजन के जो हमने पास करके वर्कर वेलफेयर बोर्ड को भेजे। अब 4 साल के बाद जो है 22 डेथ ग्रांट जो है वो पेमेंट हुई 4 साल बाद। अब उन्होंने ये किया कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो उन्होंने एक्शन लिया। अब उस एक्शन की वजह से उन्होंने जल्दी ये किया कि वफाकी हुकूमत ने पैसे रिलीज़ किए, और उन्होंने जो सबसे बाद में गए थे वो सबसे पहले पैसे उनको मिल गए। जो सबसे पहले गए हैं वो अभी तक उधर ही पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए हैं। अब जो ये मज़दूरों के मुआवजे मिले हैं ना बेवाओं को, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनका हम शुक्रिया गुजार हैं कि उन्होंने मेहरबानी की है, उन्होंने जनाब एक्शन लिया है, तो अब मुआवजे आए हैं। नहीं तो मुआवजे भी मज़दूरों का जो पैसा है, फंड है, वो सारा वो खा रहे हैं, मज़दूरों को नहीं दे रहे। कई लोग जो है यहाँ पे जनाब अपाहज हो गए हैं, बेवा हो गए। एक आदमी जो मर गया वो तो मर गया, उसकी जान छूट गई। जो मुहताज हो गया वो तो रोज़ जीता है और रोज़ मरता है। वो बच्चों की तरफ देखता है, वो मजदूरी नहीं करने जोगा। वो कहाँ से ले आएगा मज़दूरों के लिए, किताबें कहाँ से ले आएगा, रोटी उनके लिए कहाँ से लाएगा, ज़रूरियात कहाँ से पूरी करेगा। वो रोज़ जीता है और रोज़ मरता है। हमारे हुक्मरानों ने कुछ भी नहीं गरीब को दिया। गरीब को क्या मिला? गरीब के लिए पाकिस्तान हर चीज देता है, मगर गरीब को मिलता नहीं है, गरीब तक पहुंचता नहीं है। गरीब को कुछ नहीं मिलता सर। महकमा जो चाहे वो करे, कोई कानून नहीं है। लीज होल्डर जो चाहे वो करे, कोई कानून नहीं है। मजदूरों की दाद रसी के लिए कोई भी नहीं है।